आप लोगों को ध्यान देना है, पंचवर्षीय योजना अच्छा क्यों लागू किया जाता है। देखो दोस्तों कि देश में पंचवर्षीय योजना इसलिए लागू किया जाता है कि देश का इकोनॉमिक में बढ़ावा हो, सामाजिक तत्व की बढ़ावा हो, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, देश की लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमिक बढ़े, इसलिए पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता है देश में। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले सोवियत संघ में लागू हुआ था। सोवियत संघ में लागू सबसे पहले 1928 ईस्वी में लागू हुआ। और यह योजना को किसने लागू किया, तो जोसेफ स्टालिन नामक व्यक्ति ने लागू किया। देखो दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1928 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन नामक व्यक्ति ने लागू किया था। कहाँ लागू किया था, तो सोवियत संघ में लागू किया था। आपको पूछ दिया जाएगा कि भारत में टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चला था, तो 12 पंचवर्षीय योजना चला था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुआ और 1956 ईस्वी तक चला। यह पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, तो हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक स्थिति, सिंचाई और कृषि में बढ़ावा देना। दोस्तों की पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1928 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन नामक व्यक्ति ने किया और सोवियत संघ में लागू किया। भारत में टोटल अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू होता है और 1956 तक चलता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी जो कार्यकाल 1964 तक चला। 1964 में इनकी देहांत हो जाता है क्योंकि 1962 का जो युद्ध होता है भारत में, वो झेल नहीं पाते हैं। भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है चीन और पीछे से छुरा घोंप देता है। फिर भी 1962 में इसमें हमारे सीमा पे 125 जवान लगभग तैनात थे। 1962 के युद्ध में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत का रक्षा मंत्री बीके मेनन था। उस समय युद्ध के दौरान भारत का कुछ उतनी डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय सेना ने लगभग 125 जवान 1300-1200 लगभग सैनिकों को मार गिराया था। उस समय वहाँ का जो मेजर था शैतान सिंह, भारत और चीन के बीच जब युद्ध हो रहा था तो भारत की तरफ से जो मेजर था शैतान सिंह के बटालियन 125 बटालियन था शैतान सिंह के पास, और 125 बटालियन उन्होंने इतनी अच्छे से चीनी सैनिकों की सामना किया कि 1200 चीनी सैनिकों को मार गिराया। 1200 सैनिकों को। शैतान सिंह ने कहा था अपने बटालियन को, जब युद्ध छिड़ने वाला था, कहा था
कि अब भारत और चीन युद्ध होने वाला है। जो भी अपने देश अपनी यहाँ पे जवान बॉर्डर पे, भारत और चीन बॉर्डर पे से जो अपने घर जाना चाहते हो जा सकते हो, क्योंकि युद्ध करना मौत से गले लगाना, क्योंकि 3000 सैनिक है, 3000 सैनिक उधर से आ रहे हैं, हम मात्र 125 जवान। इसके लिए आपको मौत की सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त शैतान सिंह को एक भी जवान धोखा नहीं दिया और कहा हम लड़ेंगे, और एक भी जवान बॉर्डर छोड़कर नहीं गया था। और इतनी अच्छे से सामना किया ना चीनी सैनिकों को, 1200 चीनी सैनिकों को मार गिराया। उसके बावजूद भी शैतान सिंह कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि आप सेना भेजिए, हम युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस वक्त सेना भारत वहाँ पे नहीं भेजा गया था। तो इतना भी बात कहा था शैतान सिंह कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर आप सेना नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम गोली बारूद का तब भी उपलब्ध करवा दीजिए। काश उस वक्त गोली बारूद का भी उपलब्ध करवा देते न, तो हमारे देश का कुछ अलग ही बात रहते। क्योंकि 120-25 सैनिक जब तक अपने प्राण नहीं त्यागे, तब तक उनके पास गोला और बारूद थे, जब तक गोला और बारूद उनके पास थे, बेखूबी से उन्होंने चीनी सैनिकों की सामना किया, बेखूबी से चीनी सैनिकों की सामना किया। जब गोला बारूद समाप्त हो गया था, तो वो जो राइफल के सामने चाकू लगा हुआ था ना, उस चाकू से कितने सैनिकों को मार गिराया। तब जाकर हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए थे। कहा जाता कि शैतान सिंह का जो लाश है वो 3 महीने के बाद मिला था। उन पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। जब उनकी लाश मिले थे तो उस बिल्कुल उनकी राइफल पर हाथ रखे हुए थे, राइफल को नहीं छोड़े थे उन्होंने। जान लो कि वो शैतान सिंह थे। उनकी वीर की गाथा आज भी राजस्थान में गाया जाता है कि इतनी अच्छे से उन्होंने चीनी सैनिकों की मुकाबला किया है कि जितने तारीफ करूं उतना भी कम है शैतान सिंह का। नमन है इसी देश के वीर जवानों की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरो डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें सिंचाई को उच्च प्राथमिकता मिला था और सिंचाई, कृषि और अर्थव्यवस्था को उच्च प्राथमिकता मिला था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लागत हुआ था 6% लागत हुआ था। इसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 11% की प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय आय मतलब कि केंद्र सरकार को 18% प्राप्त हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य 2.1% रखा गया है, लेकिन जो प्राप्त हुआ 3.6% प्राप्त हुआ। अब दिमाग खुद लगाओ दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लक्ष्य रखा गया है 2.1% के लक्ष्य रखा गया है और प्राप्त 3.6% प्राप्त हुआ है। इसलिए यह योजना सफल योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में कुछ सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुआ था, जैसे भाखड़ा नांगल बांध किस परियोजना के दौरान शुरुआत हुआ था? आपको अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलोगे? यही न कहोगे कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है। किस नदी पे है?
तो सतलज नदी पे है। भाखड़ा नंगरा बांध से किस किस राज्य को फायदा होता है? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा मुख्य रूप से फायदा होता है और भाखड़ा नंगरा बांध सतलज नदी पे है। 21 पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया है। आपका सवाल यह भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पे है और भाखड़ा नंगरा बांध सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना भारत का है। उसके बाद है हीराकुंड बांध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो ओडिशा में है आपका। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो झारखंड में। इससे जो जल की प्राप्ति होती है किस किस को होता है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से फायदा होता है जल की। इसकी मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ दोस्तों कि भाखड़ा नंगरा बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। भाखड़ा नंगरा बांध जो जल की प्राप्ति होती है ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को जल की प्राप्ति होती है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ है? तो ओडिशा में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। दामोदर नदी घाटी परियोजना आपका कहाँ है? तो झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में है और इसको जल की प्राप्ति होती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को मुख्य रूप से जल की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखो दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कुछ और क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको है कि इसी योजना में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर है। क्वेश्चन आ सकता आपको कि आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस योजना में कहा था? तो भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कहा था कि भारत का बहुउद्देशीय परियोजना भारत का आधुनिक भारत का मंदिर है। उसके बाद देखो दोस्तों कि आईआईटी खड़गपुर की स्थापना आईआईटी खड़गपुर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। उसके बाद देखो कि 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये 1955 में इसकी स्थापना हुआ। इसकी स्थापना कब हुआ? 1955 में इसमें स्थापना हुआ। जैसे अभी एक ट्रेन चला था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन,
ये किस फैक्ट्री ने स्थापना किया? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने स्थापना किया था वंदे भारत एक्सप्रेस को। आप इसे प्रथम स्वदेशी ट्रेन भी कहा जाता है भारत को, इसलिए यही फैक्ट्री ने उस ट्रेन को भी स्थापना किया था। उसके बाद है कि 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना के दौरान